नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनसुने किस्से विद जीआर जी। पिछले एपिसोड में हम सर से बात कर रहे थे। आइए अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं। कॉलेज लाइफ से सर अब चलते हैं प्रोफेशनल कॉलेज की तरफ। तो हमें ऐसा पता चला है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले आपने बीडीएस में भी एडमिशन लिया था और उसमें आपका कोई एडमिशन के संबंध में काफ़ी एक मज़ेदार किस्सा है, तो वो शेयर करिए सर। हाँ, पहले मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहूँगा कि जब हम तैयारी कर रहे थे 11th-12th में थे तो मोस्टली 11th-12th में बच्चे कोचिंग रख लेते थे। तो हम तो अपना ही पढ़ रहे थे, तो हमने सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई की थी 11th की 12th की। तो और उस समय कॉन्फिडेंस भी नहीं था। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि ये लगता था जैसे मन में एक बना हुआ था कि लोग 1-1 लाख रुपए दे के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम तो कोई पैसा भी नहीं दे रहे, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा। अच्छा। तो ये मन में हमेशा से रहा था जी। तो उस कारण कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बहुत तैयारी भी नहीं की। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 405 रैंक आया पंजाब पीएमटी में जी। और सीबीएसई में जो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता था उसमें कहीं भी नहीं आया, मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ। तो 405 रैंक वैसे तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा पीछे है, बट कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब एमबीबीएस नहीं मिल रहा था जी। बट फिर भी ठीक था, मतलब जिस तरह की हमने तैयारी की थी उसके हिसाब से। तो उसके बाद छोड़ दिया कि मतलब 405 रैंक में थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ आ सकता है जी। क्योंकि तकरीबन 200-250 तक मिल जाता था एडमिशन। तो 405 आ गया तो था कि मिल सकता है। तो फिर हमने क्या किया कि दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी जी। बट दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की, कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं था उतना ज़्यादा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट थर्ड काउंसलिंग में, मतलब वहाँ पे काउंसलिंग में गए थे, हमें कुछ मिला नहीं। जी। थर्ड काउंसलिंग में मेरे घर पे लेटर आ गया कि आपका बीडीएस में हो गया अमृतसर में, अरे वाह। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जब मेरे पास लेटर आया बीडीएस का, तब एकदम से कॉन्फिडेंस ऐसे बन गया कि अब बीडीएस तो मिल गया तो एमबीबीएस भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अब जो चीज़ मिल रही है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी। तो आप जाके एडमिशन ले लो, और अगर आपको पीएमटी की तैयारी करनी है तो एडमिशन लेके वहाँ पे 1-2 महीने लगा के दोबारा आके तैयारी कर लो, वहाँ पे एग्ज़ाम मत देना। तो वहाँ पे तब पॉसिबल था, अब तो शायद मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है, उस समय अलाउड था। तो मैंने फिर वही है कि मैं बीडीएस में एडमिशन ले लूँगा। जी। तो क्या हुआ, पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे इधर उधर से करके 5,000 रुपया अरेंज किया जी। एडमिशन के लिए। जी। और हम लोग थे, मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस तो शुरू से कम था, तो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, मतलब घर से बाहर मीन्स बठिंडा से बाहर कभी अकेले नहीं गए थे। अच्छा। कभी नहीं गए थे और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। जी। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपया दिया कि 5,000 रुपया लेके मोगा चले जा, मोगा में मेरे मामा रहते हैं, तो मोगा में चला जा। मुझे बस में बैठा दिया कि मोगा में मामा रिसीव कर लेंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस में बैठना उतरना है बस, और मामा जी अगले दिन ले जाएंगे आपको अमृतसर में। ठीक। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सिंपल जैसा लग रहा है, बट इतना सिंपल था नहीं। अच्छा। तो मैंने अपने बैग में 5,000 रुपये रखे, बस में बैठ गया। अब क्योंकि मोगा जाना है तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता था बस से, और ये था कि कहीं मिस ना हो जाए। तो हर 2 मिनट बाद मैं कंडक्टर से पूछ लेता, भैया मोगा आ गया। ओहो। तो पहले स्टॉप से शुरू हो गया मैं, पहला स्टॉप 5 मिनट बाद बस रुकी बठिंडा के ही किसी स्टॉप में। मैं कहा भैया मोगा आ गया। कह रहा काके अजय नहीं आया, मैं दस दूंगा जो आया। तो 5 मिनट बाद फिर भैया मोगा आ गया। तो मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे में मैं उससे 15 बार पूछ लिया। कंडक्टर की हालत होती है। तो कंडक्टर की लिटरली हालत ख़राब हो गई, वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया। तो फिर मैंने जब एक बार फिर पूछा, मैं क्या मोगा आ गया, वो कहता हाँ काके आ गया, उतर जा। अच्छा। तो क्या वाकई मौका आ गया था सर? नहीं, मैं मतलब उतर गया। मैंने कहा ठीक है, बोल रहे हैं आ गया होगा, तो मैं उतर गया। मैं उतर के रिक्शा वाले को पर्ची दिखाई कि भैया इस एड्रेस पे जाना है जी। तो रिक्शा वाला कह रहा है ये जाता एड्रेस ही कोई नहीं है थे, मतलब दिस एड्रेस डजेंट एग्जिस्ट। तो कहते काके जाना कितने है, मैं क्या मोगे जाना जी। कहते मोगा थोड़ी है, मोगा तो 40 मिनट दूर है। ओहो। ठीक है। तो मतलब रास्ते में एक मक्खू जगह थी जी। तो वो मक्खू में उतर गया मैं। तो अब घर से कभी बाहर निकला नहीं, अनजान शहर में हूँ, जेब में पैसा है, क्योंकि पैसा 5,000 बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, बिल्कुल। और प्लस एक छोटे बच्चे के लिए, मतलब 12th के बाद तो ज़्यादा उस समय इतने मैच्योर नहीं हुआ करते थे, आजकल के तो बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं। जी। तो अब करूँ क्या, तो इतना दिमाग में नहीं आया कि दूसरी बस ले लूँ। जी। ठीक है। तो वहाँ सड़क के किनारे खड़े होकर रोने लग गया मैं। अच्छा। ठीक है। तो वहाँ पे एक पड़ोस का आदमी है, मतलब वहाँ पे कोई जट कहते हैं हम, मतलब जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, पंजाब में जट कहते हैं उनको। एक जट आया तो कहता काके क्यों रो रहे हैं, मैं बार बार काके बोलता हूँ, पंजाब में बच्चे को काके बोलते हैं ऐसे। तो क्यों रो रहे हैं, मैंने उसको सारी बात बता दी कि मुझे मोगा जाना था, मेरी बस मिस हो गई। कहता फिर रोई क्यों जाना, दूसरी बस ले ला।
तो उसने उनको बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, दूसरी बस ले लो। तो कहता चल मैं तुझे बस पे चढ़ा देता। मैंने कहा ठीक है। तो वो बस स्टैंड पे गए तो पता लगा कि वो लास्ट बस थी, मोगा की बस ही नहीं है अब। ओहो, अच्छा। अब अगले दिन जाएगी सुबह। तो अब पूरी रात मैं क्या करूँगा। तो एकदम से मैं तो हालत ख़राब हो गई। वो कह रहा काके घबरा ना, अपना घर हैगा, घर चलते हैं। ये पंजाब की कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है दोस्तों कि एक छोटा बच्चा कह लीजिए वो थोड़ा परेशान है, लेकिन फिर भी एक वहाँ की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी, वो हेल्पफुल इन नेचर है। तो वो रीअश्योर कर रही है सर को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर चल। हाँ, वो घर पे ले गया। देखो आज बच्चा छोटा हूँ, ठीक है, उस समय सावधान इंडिया भी नहीं आता था, ठीक है। पर मन में डर था कि भाई मेरे पास पैसा है, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। और ये इसके घर जा रहा हूँ, ठीक है। मना नहीं किया, घर में चला गया साथ में, पर मन में डर लेके कि कहीं कुछ मेरे से को कर ना दे। तो उसके घर पे रुका, उसने मुझे डिनर कराया, सेवा की, अलग से कमरा दिया सोने को। बट एक बच्चे का माइंड देखिए, मतलब आज भी मैं सोच के परेशान होता हूँ कि वो मेरी इतनी कर रहा है मेरे लिए, और मेरे मन में ये है कि मुझे कुछ करना दे। तो मैं हमेशा मैं अपने पैसे जी बिल्कुल सिराने रख के, सारी रात सोया नहीं, सिराने पैसे रख के कि मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था किसी तरीके से 5 बजे, और फिर बस मिले फिर मैं जाऊँ। तो सारी रात ऐसी डर में गुजारी मैंने, हैं। तो फिर एक मेरे दिमाग में आया रात के 9 साढ़े 9 बजे कि मामा जी को तो मैं मिलूँगा नहीं, और मामा जी फिर फ़ोन करके पूछेंगे आया क्यों नहीं। ये तो बिल्कुल चिंता की बात हो सकती है। तो पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाएगी, अब मैं करूं क्या। तो मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे घर पे फ़ोन करना है। तो उस समय फ़ोन मोबाइल तो होते नहीं थे, जी जी। तो वो मुझे एसटीडी पे लेके गया। तो अब मन की स्थिति देखिए कि मैं पेरेंट्स को बताना भी नहीं चाह रहा कि पेरेंट्स फिक्र करेंगे कि कहीं और रास्ते में उतर गया, ठीक है। तो मैंने घर पे फ़ोन किया। तो मेरा एक कज़न है, मेरी मौसी का लड़का है राजेंद्र, तो वो बठिंडा में स्टडी करता था, तो मेरे घर पे रहता था उस समय। जी जी। तो मैंने फ़ोन किया, मम्मी ने उठाया। मैंने कहा आंटी राजेंद्र से बात करा दो, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे मैं आप बताना कि नहीं आप चाह रहा था। जी। तो मैंने राजेंद्र को बुलाया। राजेंद्र जैसे ही आया, मैंने कहा राजेंद्र मैं रिंका बोल रहा हूँ। रिंका मेरा घर का नाम था। एक और डिस्कवरी हमारे लिए तो डॉक्टर गोविंद राय घर का नाम जीआर जी और गोगा सर, और आज हमें पता चला कि रिंका भी उनका नाम है। हाँ, तो मैं रिंका बोल रहे हैं। तो मैंने उसको सारी स्टोरी बता दी, ऐसे ऐसे करके मैं उतर गया, और मैं पता नहीं मैं किसके घर हूँ, ठीक है, पर तू किसी को बताइयो मत। मैंने साथ में ये बोल दिया उसको, ओ, ठीक है। अब उस बेचारे की हालत ख़राब कि मैं कैसे ना बताऊं। और फ़ोन उसने जैसे ही रखा, फिर उसने बाद में बताया कि मेरी हालत ख़राब, तूने बताने से मना कर दिया, और घर वाले परेशान हैं कि लड़का क्यों नहीं पहुंचा। तो कहता फिर मैं क्या करता, मैंने बता दिया। तो फिर बाद में जाके सब कुछ ठीक हो गया। तो ये वाला किस्सा ज़बरदस्त था। बट सबसे बड़ी मुझे आज भी ये लाता है कि मैं इतना बेवकूफ़ था, मैंने उनका नाम नहीं पूछा जिनके घर मैं रुका, उनका एड्रेस नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं आज उनको थैंक यू बोलना चाहता था कि ये ज़रूर एक बार मिल के ज़रूर आता अगर मुझे कुछ भी पता होता, बट मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आई विश के वो जहाँ भी हैं खुश हों और तरक्की कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वहाँ के जितने भी ऐसे बड़े दिल वाले लोग हैं, उन सबका तहे दिल से सर की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि आपने अब राजेंद्र जी का नाम लिया है सर, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा समय है कि उनसे एक वर्चुअल मुलाकात करी जाए। Dr. Govind, my cousin come best friend, congratulations on your success. It is not just luck, it is not earned overnight. You earned it with your hard work and dedication. Wish you all the best. Congratulations again. Keep in touch, bro. Thank you. राजेंद्र जो है ना, जो हम बठिंडा में जब इकट्ठे थे जी तो हम दोनों पढ़ाई सेम ईयर के थे, जी। तो पढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि पंजाबी मीडियम है या हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। जी जी। ये नॉर्मली फील करते हैं लोग जो पंजाबी मीडियम वाले होते हैं या हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है। वो तो हमें थी ऑब्वियसली, जी। बट हमें उससे भी बड़ी दिक्कत थी कि हमें हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा। हम इतनी पंजाबी बोलते थे कि हमें हिंदी बिल्कुल ना बराबर आती थी, तो हम हिंदी बोलने की प्रैक्टिस करते थे कई बार। तो एक जिन लोगों को पंजाबी आती है उन लोगों को ये किस्सा बड़ा मज़ेदार लगेगा कि एक दिन हमने सोचा कि चलो हिंदी की हम प्रैक्टिस करेंगे, आपस में हिंदी में बात करेंगे। तो हम जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो हमने सोचा हिंदी में बात करेंगे। तो वहाँ पे एक खड्डा था, खड्डे को टोया कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो राजेंद्र बोलता है देख कितना बड़ा टोया पाट रखा है।
ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। हाइब्रिड लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखिए। देख कितना बड़ा टोया पार्ट रखा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, ठीक है। अब मुझे समझ आ रही थी कि सही तो नहीं है, ये हिंदी तो सही नहीं है, तो बट मेरा डायलॉग सुनो कि मैंने भी उसको क्या बोला, मैंने कहा यार तूने तो सारी हिंदी की जाड़ बांट दी। तो हम पंजाबी को भी मतलब हिंदी को भी पंजाबीजेशन कर दिया उसका। तो ये बढ़िया किस्सा था राजेंद्र के साथ हमारा। चलिए सर, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बचपन की यादों को सुनहरा बनाती हैं। इसके अलावा हमें पता चला कि आपका एम्स के एग्ज़ाम के संबंध में भी कुछ किस्सा रहा सर। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्ज़ाम एम्स का दिल्ली में हुआ करता था, देने आना पड़ता था जी हमें। जी तो मैं अपने एक कज़न था महावीर, उसके साथ एग्ज़ाम देने आया था। जी तो ट्रेन में हम आए दिल्ली। जी। तो ट्रेन में जैसे ही हम बैठे, तकरीबन 2 घंटे, मतलब 5 घंटे 6 घंटे का रास्ता था ट्रेन का। तो 2 घंटे के बाद मेरे माथे पे एक दाना निकला। अच्छा। तो मैंने बोला कि मेरे का भैया कुछ लग रहा है। वो कह रहा कोई नहीं, फिंसी होगी, ठीक है। आधे पौने घंटे बाद 2 दाने और निकला यहाँ पे, ठीक है। और ट्रेन से उतरने से पहले मैं पूरा दानों से भरा हुआ था और मुझे हाई ग्रेड फीवर हो गया। तो चिकन पॉक्स निकला था मुझे। तो उसने फिर महावीर ने वहीं पे से मुझे पहले तो डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बता दिया चिकन पॉक्स है, दवाई वगैरह जो भी थी देनी थी दे दी। तो अगले दिन एग्ज़ाम सेंटर पे लेके गए, फीवर के मतलब फीवर था, दवाई के कारण थोड़ा बहुत तो उतरा था बट फीवर तो था ही। तो एग्ज़ाम सेंटर वालों ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो हम आपको नहीं बैठने दे सकते। तो फिर उस कज़न ने बहुत हेल्प करके मेरी मतलब बहुत जुगाड़ लगा के उनसे इन्विजिलेटर से बात करके अलग से एक कमरा दिलवा के वहाँ पे पेपर दिलवाया। तो सर जब आपका फिर दूसरी बारी में ऑल इंडिया पीएमटी के थ्रू सिलेक्शन हुआ, 123 आपकी रैंक आई, तो आप बठिंडा से एक बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर में आए। तो जैसा कि आपसे बात करके लगा, तो उस समय पे भी शायद ऐसा होता होगा, कुछ एप्रीहेंशंस होती होंगी मन में। तो यहाँ पे फिर कैसे आपने एडजस्ट किया, हॉस्टल वगैरह आराम से मिल गया, इसके बारे में कुछ शेयर करिए। जैसे मैंने बताया था शुरू से ही कॉन्फिडेंस तो था नहीं जी। ठीक है, बट अब दिल्ली आए तो दिल्ली में भी मेरी महावीर ने मेरी सारी एडमिशन वगैरह करवाई जी। तो उसके बाद दिल्ली में मैं अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहता था, मोती नगर में रहते थे वो जी। तो वहाँ से मैं अप डाउन करता था, मतलब बस से होता था। तो जो हमारा कॉलेज दिलशाद गार्डन में था जी। उस समय वो एरिया बहुत ही अंडर डेवलप्ड था जी। तो उस समय ट्रांसपोर्ट के मीडियम बहुत कम थे, मतलब हार्डली बस आती थी। आजकल तो मेट्रो है, सब कुछ है जी। उस समय बहुत ही कम था, मतलब ऑलमोस्ट जंगल जैसा हुआ करता था। जी। तो बस से हम ट्रैवल किया करते थे और ट्रैवल करना भी डेली के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। तो मैं चाहता था कि हॉस्टल मिल जाए जल्दी, बट हॉस्टल में प्रॉब्लम ये थी, वो तो देने को रेडी थे बट हॉस्टल में रैगिंग बहुत हुआ करती थी और आजकल तो रैगिंग ऑलमोस्ट बंद ही है, उस ज़माने में रैगिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और आप में से वो सारे लोग जो शायद नहीं जानते हैं, UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जिसका मैं भी एक बाय प्रोडक्ट हूँ, तो एक बहुत आप कह सकते हैं कि फेमस कॉलेज था अपनी रैगिंग के लिए। हालांकि उसके बहुत सारे अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, लेकिन जब हम बात करते हैं रैगिंग की तो आई एम श्योर कि सर के भी बहुत सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मैं रैगिंग से डरने की जगह पे मेरे मन में ये था कि मतलब मुझे एक्चुअली लगता था कि किसी के घर रह रहे हैं तो एहसान ले रहे हैं किसी का, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। ऑल्दो बहुत अच्छे थे वो लोग, कुछ कहते नहीं थे, बट अंदर से फीलिंग यही आती थी। तो मैं चाह रहा था कि हॉस्टल मिल जाए, जो होगा देखा जाएगा। तो हॉस्टल तकरीबन मैं 20 या 25 दिन आया हूँ वहाँ से, उसके बाद हॉस्टल मिल गया मेरे को। और हॉस्टल में क्या होता था, वहाँ पे एक ट्रेंड था कि जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, फच्चे कहते थे हम, फच्चा मीन्स फ्रेशर बच्चा, अच्छा, उसका निमोनिक। तो जो फच्चे होते थे उन सबको गेस्ट रूम दे दिया जाता था। एक हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा रूम था, गेस्ट रूम कहते थे। तो उनका आइडिया इसके पीछे ये था कि सब फर्स्ट ईयर के लोग मिलके इकट्ठे रहेंगे तो रैगिंग वैगिंग से बच जाएंगे और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। बट होता बिल्कुल उल्टा था उससे। अच्छा। क्योंकि सारे सीनियर्स को पता होता था कि सारा माल यही मिलेगा, ठीक। तो सारे सीनियर्स आते, कोई भी आता मतलब अपना खाना खा के पढ़ाई करके बोर हो रहे हैं आगे, तो तड़ाक लात मारते थे दरवाजे पे। और हमारा एक रूल था कि आप दरवाजे को बंद नहीं कर सकते गेस्ट रूम का, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। तो वो कभी भी आते, रात के 12 बजे हैं 2 बजे हैं, दरवाजे पर लात पड़ती और जो भी सो रहा है उसको उठा के ले जाते मीन्स लिटरली वैसे नहीं कि अपने रूम्स में ले जाते। और बहुत रैगिंग होती थी हमारी, फिजिकल रैगिंग बहुत होती थी। आई रिमेंबर कि हॉस्टल में एंटर करने से पहले मैंने तकरीबन 180 के आसपास थप्पड़ खाए थे, ओह, ठीक है, एक दिन में कॉन्टीन्यूसली। तो डर बिल्कुल खुल गया था, इतनी ज़्यादा रैगिंग हुई कि उस समय ऐसा लगता था कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मतलब जो अंडर कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मेरा इस तरह से डेवलप हो गया था कि
जब भी मेरे में कोई लाइफ में सिचुएशन आती, कोई भी ख़राब सिचुएशन आती, तो मैं सोचता था कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, अब इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो ये मैंने पॉजिटिवली लिया इस चीज़ को, तो उस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप किया हमने थोड़ा बहुत। मेरे एक किस्सा याद है कि जैसे मैं पहले दिन हॉस्टल में आया जी, तो पहले तो मेरे इतने थप्पड़ पड़ गए। अब हॉस्टल के गेस्ट रूम से जस्ट पहले हमारा चौकीदार होता था, वहाँ पे चौकीदार बैठा था, अनाउंसमेंट सिस्टम होता था। उस समय फ़ोन तो सबके पास होते नहीं थे जी, जी, तो एक कॉमन फ़ोन होता था और पूरे हर एक फ्लोर पे सिस्टम लगा होता अनाउंसमेंट का। वो अनाउंसमेंट करते थे कि रूम नंबर दिस आपका फ़ोन है, ठीक। तो वहाँ पे चौकीदार खड़ा था, तो मुझे सीनियर्स मिले कि कहते कि इसका नाम बता चौकीदार का। मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। तो मेरे एक और थप्पड़ पड़ा, कहते तू यहाँ रहने आया, इसका नाम नहीं पता तेरे को चौकीदार का। तो अब मैं क्या करता, कहते चल पूछ नाम इसका। मैंने कहा भैया आपका नाम क्या है। एक और करारा पड़ा, तेरा भाई है ये। तो मतलब इस तरीके से ज़बरदस्ती के मतलब पढ़ते थे, बट जो सीनियर्स मारते थे वो उतना ही ज़्यादा प्यार भी करते थे और इतना ज़्यादा बॉन्डिंग है उन सीनियर्स के साथ जिन्होंने मारा। एक भी सीनियर जिसने हाथ लगाया था उतना ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया उसके बाद। जी, जी। तो वो कभी ऐसा थप्पड़ खला नहीं कि मेरे मार क्यों दिया। तो मतलब सीनियर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थे उस समय। तो रैगिंग का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि हालांकि पर्सनली मुझे लगता है शायद फिजिकल फॉर्म ऑफ रैगिंग जो है वो उतनी डिज़ायरेबल नहीं है, लेकिन उसका एक अच्छा आउटकम ये होता है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने जूनियर्स के साथ या आप एक जूनियर हैं और सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शन के माध्यम बन जाता है, तो वो आपके अल्टीमेटली एक बहुत क्लोज सर्कल में आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपके गाइड्स बन जाते हैं और शायद हमेशा के लिए कुछ रिश्ते बन जाते हैं। बिल्कुल। हर हॉस्टल में सर अमूमन ऐसा होता है कि एक ट्रेंड होता है कि हर हॉस्टल का एक अनसेट डॉन होता है। तो मुझे लगता है कि उस समय पे भी कोई आपके ऐसे कोई विशेष सीनियर होंगे जिनका बहुत खौफ चलता होगा, कोई ऐसा एक किस्सा? थे बांके नाम से हम जानते थे उनको, ठीक है? जी, तो बहुत ही ज़्यादा खौफ था उनका, मतलब टेरर होता था जी, कि पहले तो हम भी बहुत डरते थे, जी, बट जैसे जैसे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ जी। तो हमने उस खौफ को यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, कि कोई भी सीनियर हमें बुलाता तो हम इमिडिएटली बोल देते थे। हम तो नहीं, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा था इन चीज़ों में, कि जैसे मुझे किसी सीनियर ने बुलाया कि 4 बजे मेरे रूम में आ जाइए, मैंने कहा सर 3:45 बजे बांके ने बुलाया है, तो वो कुछ कह ही नहीं सकता था क्योंकि बांके को कोई मना नहीं कर सकता। बाकी द बिग बॉस थे हाँ, मतलब। तो और बांके जब रैगिंग करते थे, मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट उनकी जो रैगिंग थी बहुत इरिटेटिंग टाइप की थी। वो क्या करते थे, बहुत बहुत दारू पीते थे, बहुत ज़्यादा। तो अपने रूम में बुला लेते, रात के 11 बजे वो टुन है, रूम में बुला लिया कि चला जा। थोड़े पर्सनल डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में अपना आप गलत इंप्रेशन ना बनाएं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं और शायद बाकी बॉस उन्हीं में से थे। तो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे किसी भी एक लड़के को उठा के ले जाते थे वो जी, कि रूम में चलो। जी, तो रूम में उस समय टीवी शीवी ये सब तो होते नहीं थे, जी, उसमें रेडियो होता था। अच्छा, तो वो रूम में रेडियो पे गाने लगाते, ठीक अच्छा, है। और फर्स्ट ईयर के बच्चे को, वो चेयर पे बैठे गाने सुन रहे हैं और चेयर का जो डंडा है, डांस वगैरह? चेयर नहीं, कुछ नहीं, चेयर का जो डंडा है जी, उसको कहते हैं तू इस पे बैठ के गाना सुन, अच्छा, ठीक है, और सुनता रहे, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, गाना सुनने के लिए मैंने कहा, कहते बैठ के गाना सुन। मैंने कहा ये तो बड़े मज़े आ गए यार, गाना सुने। बट उसने बोला कि आप बैठ के सुनता रहे, हिलना नहीं है यहाँ से। 3.5 घंटे बैठ के गाने सुने मैंने। यकीन जानिए आप में से काफ़ी सारे लोग इमेजिन कर सकते हैं कि चेयर के डंडे के ऊपर शायद 3 मिनट बैठना भी कठिन होता है, और अगर आपको 3.5 घंटे बैठने को कह दिया जाए तो जो व्यक्ति की तशरीफ़ की हालत होगी वो जाहिर सी बात है। तो फिर हमने बहुत सारे जुगाड़ निकाले रैगिंग से बचने के लिए। जी, तो रैगिंग से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जुगाड़ जो हमारा वो था कि मोस्टली सीनियर्स डिनर के बाद फ्री होते थे। जी, तो हम क्या करते थे, हम भी डिनर करने के बाद इमीडिएटली निकल जाते थे मूवी देखने। अच्छा, अब मूवी देखने के लिए तो पैसे लगने थे, तो पैसे तो किसी के पास नहीं थे। हम जितने सब लोग CBSE वाले थे, मोस्टली ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, जी, तो पैसे भी बचाने हैं। तो हमारे 2-2.5 किलोमीटर दूर हॉस्टल से एक थिएटर होता था, मीनाक्षी थिएटर, ठीक है। तो जिसको आप कहते हैं ना 3rd क्लास थिएटर होता है, ठीक है। AC भी नहीं था, मुझे लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। AC भी नहीं था, और मोस्टली वहाँ पे वो इस तरह की मूवी लगती थी, गरम जवानी उबलती जवानी टाइप। तो हम मूवी देखने तो जाते ही नहीं थे। हम सब लोग यूजली हम 5-6 लोग थे, तो हम लोग जाते पैदल जी, 2.5 किलोमीटर दूर पैदल, वहाँ पे गर्मी में बैठ के मूवी देखते, गप्पे मारते, जो मर्जी करते, फिर पैदल आते वापस। और वो एरिया जो था वो थोड़ा उस समय काफ़ी ख़राब एरिया था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब लूट मार बहुत होती थी रास्ते में, जो क्योंकि ये यूपी में पड़ता था थिएटर, जी, तो दिल्ली के कॉर्नर से हम यूपी में जाते थे। तो रात को 1 बजे हम आ रहे हैं वापस, अकेले पैदल चल के,
ठीक है। तो हम सबको किसी को डर भी नहीं था क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, क्या लूट लेगा कोई। तो एक तो ये था कि हम रात को मूवी चले जाते थे और रात को 2 बजे आते थे वहाँ से, कि अब तो सारे सीनियर सो चुके होंगे। बट हमारी ज़्यादातर टाइम किस्मत ख़राब होती थी कि जैसे ही हॉस्टल आते तभी कोई पकड़ के ले जाता था। तो एक तो ये था। फिर दूसरा, मैंने जब BDS में एडमिशन लिया था अमृतसर में जी तो अमृतसर भी मैं 1-1.5 महीना लगा के आया था जी और वहाँ मेरी बहुत रैगिंग हुई थी जी। बट अमृतसर की और दिल्ली की रैगिंग क्वाइट डिफरेंट थी, अच्छा बहुत डिफरेंट थी। अमृतसर की रैगिंग में फिजिकल कुछ नहीं था, वहाँ पे कभी हाथ नहीं लगाता था कोई वहाँ पे, बट इस तरह की चीज़ें थी कि अपने कपड़े उतार दो, शर्ट उतार दो, पैंट उतार दो, प्रपोज कर दो, 10 लोगों के सामने कुछ बोल दो। अच्छा। तो इस तरह की रैगिंग ज़्यादा थी। और दिल्ली में फिजिकल रैगिंग ज़्यादा थी। दिल्ली में कपड़े उतारने को बहुत बड़ी बात मानते थे। अगर आपका बटन भी खुलवा दिया तो सब लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया इसने। तो सीनियर्स इस बात पे डराते थे सबको, सारे जूनियर्स को, कि ये काम कर दे नहीं तो जिप खोल दे अपनी। तो वो कहता कि ठीक है मैं काम कर दूंगा, जिप नहीं खोलूँगा। तो इस तरीके से होता था। तो मैंने उसका एक्सपीरियंस यूज़ किया कि यहाँ पे कोई भी मेरे सीनियर कहता कि चल तू जिप खोल दे, तो मैं पैंटी खोल देता था। तो वो कहता था अबे ऊपर कर ऊपर कर। तो एक तो ये था कि कोई भी ऐसी कुछ नहीं बोल पाता था। और दूसरा जो था कि मैंने सीख लिया था कि सीनियर्स जो होते हैं ना वो शेर व शायरी बड़ी पसंद करते हैं। ये अमूमन उस समय की कह सकते हैं सब यंग ब्लड थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने फिर दूसरा ये भी एनालाइज किया कि 2 तरह के सीनियर्स होते हैं। अच्छा। एक वो सीनियर्स होते हैं जिनको रोमांटिक वाली जो है लव वाली शायरी पसंद है, और एक दूसरे वो शेर होते हैं जिनको मतलब नॉन वेज वाली शायरी पसंद है। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर दिया मेन्यू का, एक वेज कैटेगरी और एक नॉन वेज कैटेगरी। तो मैंने इस तरह से तकरीबन 20-25 शेयर तैयार कर लिए, 10 बहुत सेंटी वाले, बहुत बढ़िया वाले, और 10 नॉन वेज वाले जो खुश कर दें। सर तो मेरे और मेरे को लगता है लिसनर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम दोनों का एक एग्जांपल आपसे सुन लें। तो जैसे रोमांटिक वाला अगर आप बोलें तो कहते हैं तिनका भी हो आँख में तो पलक झपकने से दर्द उठता है। अरे वाह। तिनका भी हो आँख में तो पलक झपकने से दर्द उठता है, तेरी तस्वीर हो आँखों में तो सोने का सवाल ही कहाँ उठता है। क्या बात क्या बात क्या बात। तो इस तरह के कुछ बना रखे थे। और ऐसे ही नॉन वेज कैटेगरी में जैसे थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, पूरा तो मैं सुना भी नहीं पाऊँगा यहाँ पे। तो जैसे मांगता हूँ तो देती नहीं, जवाब मेरे सवाल का। तो इस तरीके के कुछ बना रखे थे। अब मुझे लगता है बिना कुछ कमेंट करे यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। एक हमने सर काफ़ी फेमस ऐसा सुना कि UCMS के अंदर और शायद बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एक ट्रेंड होता है कि वो सुपरमैन फिनोमिना, अगर आपको ध्यान हो तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबके साथ, ऑलमोस्ट सारे जूनियर्स के साथ हुआ होगा जी। तो उसमें क्या था कि मेरे को जहाँ सब मतलब किसी भी जूनियर्स को वो क्या करते थे कि पैंट के ऊपर चड्डी पहना देते थे सुपरमैन की तरह। अच्छा। तो पैंट के ऊपर चड्डी पहना दी और वो भी रात के 2 बजे मेरे को पहना दी, पैंट के ऊपर चड्डी 2 बजे। टाइमिंग देखिए आप। ठीक है। और फिर एक सीनियर जो सो रहा है उसके रूम में भेज दिया। अच्छा। ठीक है। सोते हुए शेर के मुंह में। हाँ, उसको बोला कि इसको उठा, दरवाज़ा नॉक कर, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा बोल मैं सुपरमैन हूँ, दुनिया बचाने आया हूँ। तो भाई मैं, अब सीनियर ने बोला तो करना ही पड़ेगा भाई। चड्डी पहन के सीनियर का दरवाज़ा नॉक किया, उसने आंखें मलते बोलते हाँ कौन है बे? मैंने कहा मैं सुपरमैन हूँ, दुनिया बचाने आया हूँ। कहता दुनिया तो बाद में बचाइए, पहले अपना पिछवाड़ा बचा ले। तो ये बड़े मज़ेदार किस्से कुछ हुआ करते। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम अगर हॉस्टल से कॉलेज की तरफ चलें सर, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर जो होते हैं वो शायद एक ऐसा टाइम होता है जब आप एक स्कूल कॉलेज की मेंटालिटी से प्रोफेशनल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। तो कोर्स के अंदर एक नया प्रकार का सब्जेक्ट होता है, उसका एक्सपोजर होता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो शायद समझते होंगे, उसमें शायद सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री। तो वो मुझे लगता है एक हमेशा ही सभी स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल एक मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम जिसको हम कह सकते हैं वैसा होता है। तो सब्जेक्ट्स के साथ कुछ विशेष किस्से सर? बहुत किस्से हुए हमारे फर्स्ट ईयर में। तो एक्चुअली पहले तो रैगिंग के किस्से ही ख़त्म नहीं हुए, इतने किस्से हैं कि रैगिंग के किस्सों में हम कई एपिसोड कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के तो बहुत ही ज़्यादा किस्से थे। तो इसमें रैगिंग में ही 1-2 किस्से पहले मैं और ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, बिल्कुल। जैसे हमें एक बार JRD ले गए, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल होता था, हमारा बॉयज़ हॉस्टल था। जो MBBS कर रहे थे बच्चे उनका, और जो MBBS कर चुके थे, जो मतलब जॉब की तैयारी कर रहे थे या PG कर रहे थे, उनके लिए JRD होता था, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल। तो हमें JRD में पकड़ के, JRD में जाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय कि सारे सुपर सीनियर हैं वहाँ पे। ओके। तो JRD में मेरे को और मेरा फ्रेंड था सुलभ, उसको पकड़ के ले गए। जी। ठीक है। और उन्होंने रैगिंग नहीं की। JRD वाले यूजुअली रैगिंग नहीं करते थे क्योंकि वो ऊपर उठ चुके होते हैं इन बातों से, कई साल हो गए ये सब करते हुए। तो उन्होंने ले गए वहाँ पे, और वहाँ पे हमको इतनी मोटी मोटी 2 किताबें दे दी
इतनी मोटी, तकरीबन 2-2.5 पेज की किताब हो। तो मेरे को 2 किताबें, मेरे को 2 किताब सुलभ को, तो किताबें दे दी कि इस वाली किताब से देख के इस वाली किताब में मार्क कर दे। मार्क मीन्स जैसे आपको पता होगा कि एग्जाम के टाइम आप सब कुछ 2000 पेज की किताब तो नहीं पढ़ सकते 2 दिन में। जी जी। तो उस समय क्या होता है कि सिलेक्टिव पढ़ना होता है जी। तो उसमें मार्किंग करनी होता है कि इस पेज में से ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये 4 इंपॉर्टेंट है। जी। तो वो मार्किंग करवा रहे थे कि ये लिख दे कि इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन, इस पे शॉर्ट नोट, तो वो मार्किंग करते हैं। जी। तो हमने ठीक है अभी काम है, करना शुरू कर दिया। तो मैंने मार्किंग करना शुरू कर दिया। तो मार्किंग करते करते तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा बीत गया, मेरे 25 पेज हुए। मैं देख रहा हूँ सुलभ के 100 पेज हो गए। अच्छा। सेम किताब के। मैंने कहा यार इतना फास्ट तो नहीं है ये मेरे से। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरे 100 कैसे हो गए, मेरे तो 25 ही हुए हैं। कहता है यार पता थोड़ी लगता है, बीच बीच में छोड़ता जा। अरे तो मैंने कहा यार ये तो बात ही सही मस्त है। तो फिर मैंने बीच बीच में छोड़ना शुरू किया। सुलभ के पहुँचे थे 150, मेरे 350 हो गए। यहाँ भी सर एकदम खिलाड़ी निकले। तो अब जब 350 पे पहुँच गया मैं 1-1.5 घंटे में, तो सीनियर को भी समझ आ गया कि कर क्या रहा है। तो उन्होंने कुछ करा नहीं सर? हाँ, फिर उन्होंने हमें मछली बनाया। मछली? हाँ। मछली कैसे मतलब? उन्होंने बताया कि अच्छा आप, हम रैगिंग करते नहीं हैं बट आज आपको दिखाते हैं रैगिंग क्या होती है। अच्छा। फिर उन्होंने हमसे किताबें हटवाई और फिर ज़मीन पे, फर्श पे, बिना पानी के, ये समझो कि पानी है, और वहाँ पे मछली बन के तैरो। फिर हमने आधा घंटा मछली बन के तैरे। तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने एक्वेटिक एक्सपीरियंस भी वहाँ पे ले लिया। बिल्कुल 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 सर। तो दूसरा एक हमारा फ्रेंड हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, के बोलते थे हम उसको, पूरा नाम तो मैं अभी नहीं लूँगा। तो क्या होता था, हमारा UCMS कॉलेज था दिल्ली में। आपको एक मैं ब्रॉडली चीज़ बताना चाहूँगा कि दिल्ली में 3 मेजर कॉलेज थे उस समय, एम्स के अलावा। एक UCMS हमारा कॉलेज, एक लेडी हार्डिंग और एक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। जी। ठीक है, लेडी हार्डिंग एक ऑल गर्ल्स कॉलेज था। ठीक है, तो क्या होता था कि मौलाना आज़ाद नंबर 1 पे था। जी। जिसको भी टॉप रैंकर होते वो मौलाना आज़ाद में चले जाते, लड़के भी लड़कियाँ भी। जी। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी लड़कियाँ बचती वो सारी लेडी हार्डिंग चली जाती। जी। तो लड़के UCMS ऑल दो कोएड था। ठीक है, बट लड़कियों को जो जिनको MC नहीं मिलता था, पेरेंट्स मोस्टली लेडी हार्डिंग दिलवा देते थे। अच्छा, उस समय शायद एक सिक्योरिटी का एक सेंस रहता है। सिक्योरिटी का भी, और वैसे भी मतलब पेरेंट्स की जनरल मेंटालिटी ये रहती है कि जब लड़कियों का कॉलेज है तो उसी में भेज दो। शायद सर ने जैसा बताया कि उस समय पे UCMS ऐसे एरिया के अंदर था जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो वो भी एक रीज़न रहता होगा। तो UCMS में मतलब लड़कियां देखने को यूजुअली मिलती नहीं थी, बहुत कम मिलती थी। जी। तो हमारा बैचमेट था जो के, वो पहला बंदा था जिसको UCMS मिला। मतलब उसका 78 रैंक आया था और 77 वाले को मौलाना आज़ाद मिल गया था। जी। 78, उसका 1 नंबर कम था तो उसको UCMS मिला। जी। तो उसने हमें पूरे 2 साल तक ये सुनाया है कि यार मेरा 1 नंबर और होता तो मेरे हाथ में 2 होते। डिलीवरी होती है हमारे, जैसे गायनी में डिलीवरी होती है, तो उसमें अगर बच्चा सीधा ना हो, मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं, तब तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। जी। जी। बट अगर नॉर्मल बच्चा ना हो, टेढ़ा हो, तो क्या करोगे? जी। तो उसने आंसर दिया कि मैम हम क्या करेंगे, हम अब्डोमेन को खोलेंगे, ओपन करेंगे, फिर हम यूट्रस को ओपन करेंगे। जी। फिर हम बच्चे को रोटेट करके सीधा कर देंगे, फिर हम यूट्रस को बंद कर देंगे, अब्डोमेन को बंद कर देंगे और फिर नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। रूम नंबर 330, आपका GV रोड से फ़ोन है। ऐसे ही और मज़ेदार किस्से सुनने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और बताइए हमें कमेंट्स के साथ कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं।